हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लास में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और आपका पेपर जो है 6 मार्च को है बाबू। तो आज की वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपका 2 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में देखिए बाबू, पहला जो चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर से मात्र आपको 6 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार करके जाना। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसको कैसे तैयार करके जाना है सारा का सारा। और ये जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हो, सारा क्वेश्चन पेपर में बाबू हर एक सेट में, जो भी एक जिला में 7 सेट आता है ना, हर एक सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि छोटी सी वीडियो है लेकिन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सारा क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और वीडियो को प्यारा सा बाबू लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए इस क्वेश्चन को आराम से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हर एक साल आता है बाबू। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे ये जान लो। कूलाम के नियम को मैंने व्याख्या कीजिए, इस तरीके से पूछेगा। मतलब कि कूलाम के नियम को लिखिए, और इसके मात्रक जो होता है ना उसको भी बाबू लिखना है। सबसे पहले इसका यहाँ पे परिभाषा देखेंगे, इसका डेरिवेशन जो होता है कि कैसे कूलाम के नियम से प्राप्त होता है वो भी देखेंगे। और ऐसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कूलाम के नियम कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कूलाम के नियम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? आपको अभी समझाते हैं कूलाम ने क्या नियम दिया था कि 2 स्थिर बिंदु, यहाँ पे 2 स्थिर बिंदु हमने ले लिया, इसका नाम Q1 प्लस में, इसका नाम Q2 प्लस में। ये 2 स्थिर बिंदु हो गए, और दोनों आवेशों के बीच, ये Q1 और Q2 दोनों आवेश हो गए बाबू, और दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है खींचना, प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को धक्का देके बाहर यानी कि दूर करना, तो ये प्रतिकर्षण होता है। और दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों आवेशों के परिणाम जो है ना, इसके गुणनफल की क्या होता है अनुक्रमानुपाती, तथा जो इसके बीच की दूरी होगी प्यारे बच्चों, इसके बीच की जो दूरी होगी इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को यानी कूलाम के नियम कहते हैं। समझ में आया बाबू? अब यहां से आइए हम आपको समझाते हैं कि कैसे आप आराम से इसको समझेंगे। पहले तो यहाँ पे कूलाम ने क्या नियम दिया था, कूलाम के नियमानुसार यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले F प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पे आपको बताए हैं कि दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, यानी कि Q1 और Q2 से गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ पे F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इसको एक इक्वेशन बना लीजिए। फर्स्ट क्या बना लेंगे बाबू? फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि जो ये Q1 और Q2 है, इस ये दोनों क्या है, इस यानी कि दोनों आवेशों के बीच के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है इसके? व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। F प्रोपोर्शनल 1/r², इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए। अब यहाँ से क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन जब तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, और बटे में क्या आ जाएगा बाबू? केवल r², वही बटा है पूरे का r²। अब यहां से क्या करेंगे, F यानी F इक्वल टू, यहाँ पे K जो है समानुपातिक नियतांक के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ पे K इंटू Q1 इंटू Q2 वही लिखे, अब बटा में r²। अब इसी चीज को प्यारे बच्चों यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? देखिए जहाँ K जो है क्या है बाबू, एक अनुपातिक नियतांक है, जिसका मान K बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर हम K का मान 1 रखेंगे तो, ठीक है। इसके बाद F बराबर क्या रखेंगे? Q1 इंटू Q2 बटा में r², ये डाइन में होता है, यानी कि F का मात्रक। अब यहां से हम इसको इस तरीके से बाबू लिख लेंगे, F बराबर 1/, यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है इसको भी बताएंगे, 4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 का बटा में r², ये न्यूटन में होता है। बस ऐसे ही आपको अच्छे से याद कर लेना, स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने कूलाम के नियम को बताया है कि कैसे ये फाइंड आउट होता है। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में r²। अब इस तरीके से आप आराम से इसको तैयार करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझ के जाना। 6 मार्च को छाप के आना है प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। पेपर में पूछेगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट यानी कि विभवांतर द्वारा त्वरित होने पे प्राप्त हो जाती है, उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कहने का मतलब सीधे सीधे मैं बता रहा हूं, उसको समझिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है वह ऊर्जा मतलब अंतर्गत आती है, वह ऊर्जा के जो किसी इलेक्ट्रॉन से, कोई भी इलेक्ट्रॉन से अगर 1 वोल्ट विभवांतर जो है त्वरित हो जाए, एक्सीलरेटिव हो जाए, तो वहां पे जो त्वरित होगा वो प्राप्त होने पर वो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे बताएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। आप याद रखिएगा, ये आपका 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाएगा, आराम से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पेपर में पूछेगा ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, आपको इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे सभी बच्चों को आज भेजूंगा। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डीके सर क्लासेस नाम से टेलीग्राम सर्च करना चाहकर आपको ये पीडीएफ का हम पूरा भेज देंगे बाबू। और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे बोलेंगे इसको कि वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर, यानी कि जहां तक कि वैद्युत क्षेत्र है, तो उस वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर यानी कि स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही बिंदु आवेश यानी कि यहाँ उसी बिंदु को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। साफ साफ समझ में आया कि नहीं? आपको बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र यानी कि ये मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर स्थित एक धनावेश, मतलब कि प्लस ये क्यू है, प्लस क्यू एक धनावेश क्या है, जितना बल का अनुभव कर सकता है उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका मात्रक भी साथ में याद करो कि इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि पेपर में बाबू पूछेगा इसका मात्रक बहुविकल्पी में भी डाल सकता है, आज चाहे इसको थ्योरी में पूछेगा ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा तथा इसका मात्रक को लिखिए, आराम से याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सामने लिख के बढ़िया से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ पे संबंध यानी कि डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों इसमें हम रखे हैं, आराम से इसको पढ़ के जाना। देखिए वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन क्या होता है, संबंध पेपर में ऐसे ही पूछता है। तो वैद्युत फ्लक्स को बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फाई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे वेक्टर यानी कि यहाँ पे देखिए सदिश के रूप में समाकलन दिया है, ई इंटू वेक्टर डी इंटू ए, इस तरीके से दिया है। अब इसी तरीके से वैद्युत फ्लक्स का यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर, अब यहाँ से जहां पे लिखेंगे कि वेक्टर ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्यारे बच्चों, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वेक्टर डी जो है ये क्षेत्रफल सदिश के रूप में आता है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से लिख लेना, ये पेपर में पक्का पूछा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे और प्यारा सा लाइक कर देना प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं सब लोग प्यारा सा लाइक और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी मैं टॉपिक्स दूंगा आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी लेके आने वाला हूं जस्ट, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देंगे और पीडीएफ के साथ बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गॉस की परिमेय, इसको मतलब पेपर में पूछेगा कि गॉस की परिमेय को परिभाषित कीजिए तथा इसके जो फॉर्मूले होते हैं उसको भी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम गॉस की परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गॉस की परिमेय। कहने का मतलब कि किसी भी बंद पृष्ठ पे अगर कोई पृष्ठ मान लीजिए गोली है या कैसा भी हो बंद है और उससे गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स यानी कि उस पे पृष्ठ पे गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स होंगी उसके प्रतिबद्ध एक बद्ध जो कुल वैद्युत आवेश का यानी कि 1/ε0 गुना होता है, इसी को हम लोग गॉस का परिमेय कहते हैं, ठीक है बाबू, अप्रमेय कहते हैं। अब इसका यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ पे ε0 इक्वल यानी निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, अगर कहीं भी ε0 दिख जाए तो इसका मतलब समझिए कि निर्वात में जो वैद्युतशीलता होती है उसी का यहाँ पे मान होता है, यानी कि इसको डिनोट करते हैं सिंपल तरीके से।
और एक ही समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस इक्वल होता है 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इसी के बराबर। इसी को हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं, सिंपल तरीके से। आगे बढ़ते हैं एक प्यारा सा न्यूमेरिकल के साथ, हम लोग देखेंगे इसको। आज जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है देखने में तो क्वालिटी बढ़ा के देख सकता है बाबू, अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन क्या बोला इसमें कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश का घनत्व यानी कि 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है, तो तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। काफी आईएमपी क्वेश्चन है। जब भी पेपर में न्यूमेरिकल आपको सामने दिख जाए, आप क्या करना है, इसमें किस चीज का वैल्यू है, क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है, यानी क्या चीज का मान निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप आराम से न्यूमेरिकल कर पाओगे बाबू, चिंता ना करो। हम एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर वाइज आपको करा देंगे, पूरा अच्छे से तैयारी। आप चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, आप लोग जुड़ जाना, ठीक है। बस सबसे पहले इसमें रैखिक आवेश का डेंसिटी दिया है लैम्डा इक्वल, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 गुणे, यानी इसी को बोल सकते हैं आप 10.0 लगाने की कोई जरूरत नहीं, 10 भी बोल सकते हैं। 10 गुणे 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है, और इसकी दूरी जो है 2 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पे इसको हम मीटर में चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें कितने से भाग देंगे, 100 से। तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 0.0, यहाँ पे 10.02 मीटर में चेंज हो जाएगा सीधे तरीके से। अगर 2 में 100 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा और 0 लगेगा, इस तरीके से। समझ आया ना, ये मीटर में चेंज हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r जो दूरी होगा, ये उस पे r दूरी पे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होगा, ये E बराबर लैम्डा अपान 2πε0 r के बराबर होगा। ये तो आप जानते हैं फॉर्मूला, इसके बराबर इतना होता है। अब यहाँ से क्या करोगे, क्या कि 1 यानी कि 4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपान r, यही हमें निकालना था। अब यहां से बस सूत्र के माध्यम से मान को पुट कर देना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, मान को बस रख देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे E बराबर, यहां से इसका आंकिक वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका यानी कि यहाँ पे इसका मान देखिए, सॉरी इसका मान यानी 1/4πε0 का मान, यानी कि 9 × 10 की पावर यानी कि 9। अब यहाँ पे गुणे जो यहाँ पे 2 दिया है तो 2, और यहाँ पे लेमडा का मान पहले से ऑलरेडी दे रखा है, कितना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दिया था हम लोगों ने 10 लिखा ना, गुणे 10⁻⁻60, इसी चीज को रख लेंगे और आराम से यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे 100, और जो स्मॉल आर की मान दिया यहाँ से मीटर वाला, यही रख लेंगे और सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन का मतलब यही कि इसका यहाँ पे गुणा कर लेंगे सीधे से, और 10 की पावर ये 9 है और 10 की पावर ये क्या है, माइनस में 8 है। अब सिंपल तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी 2 प्लस में है ना, तो यहाँ पे सीधे सीधे 9 गुणे 10 की पावर प्लस में 4 न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से कर लेना है। कोई भी बच्चा का अगर डाउट हो तो कमेंट करिए कि सर मुझे इससे भी अच्छे समझाइए, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। इस चैप्टर का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं और भी बेहद, और 5-5 नंबर वाले जो डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल्स हैं सभी लेके आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार है सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।